अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जनाब। एक नई सुबह, एक नए दिन, एक नए हफ्ते का आगाज़ अच्छी सोच, अच्छी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमारे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ अमन और आश्ती का ही राज रहे। ख़वातीन और हज़रात, आपको पता है कि मैं अपने शो में स्पेसिफ़िकली बहुत सारी ऐसी बीमारियों के हवाले से बात करती हूँ जिन बीमारियों का मैंने भी ज़िंदगी में कभी सुना नहीं था। मैं कभी किसी खातून से उनके हम डिस्कशन कर रहे होते, जैसे शो जब ख़त्म होता है उसके बाद में बैठ के डिस्कशन कर रहे होते। फिर अगर मैं किसी से मिलती हूँ और मुझे उनसे किसी ऐसी बीमारी का पता चले जो मुझे लगे कि ये तो मुझे पता नहीं था और लोगों को पता होना चाहिए, और ख़वातीन की स्पेशली बीमारियों को लेके, अब हर बीमारी ख़वातीन की नहीं होती, बंदों के हवाले से भी बड़ी बीमारियाँ होती हैं। और हमारे यहाँ एक ऐसी चीज़ जिसके हवाले से लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। एक आज मैं ऐसा मसला डिस्कस करने जा रही हूँ कि जिससे ना सिर्फ इंसानों का दिल जुड़ा हुआ है बल्कि एक तरीके से उनकी रूह भी जुड़ी हुई है, और ये मसला है बेऔलादी का। पिछले दिनों मैंने शो किया मेनोपॉज पे। उसके अलावा अक्सर जब भी एंडोमेट्रियोसिस पे भी हम बात कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमें कॉल्स आती हैं ना, वो ख़वातीन जो परेशान होती हैं वो कहती है जी हम कंसीव नहीं कर पा रहे। मतलब टॉपिक में कोई डिफरेंट भी डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन जो कॉल्स आती हैं ना वो लोगों की कंसेप्शन के हवाले से होती हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि लोग कितना इस मसले को सीरियस लेके चल रहे हैं। अच्छा, जो कपल कंसीव नहीं कर पा रहा ना, अच्छा पहली बात तो ये कि हमें ये लग रहा होता है कि सिर्फ खातून है जो कंसीव कर रही है, खातून जो कि प्रेग्नेंट होती है, बल्कि वेस्ट में बात करते हैं कि नहीं जी इट्स अ कपल हु इज़ प्रेग्नेंट, इट्स अ कपल हु इज़ एक्सपेक्टिंग। तो जब कोई कपल कंसीव नहीं कर पा रहा तो उनको छोड़ के जिनके आसपास के भी लोग होते हैं ना, वो उस बात को एक ऐसे पर्सपेक्टिव से इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे कि कपल को लगेगा कि उनके साथ कोई बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी महरूमी है। और उस महरूमी में सबसे ज़्यादा मुरद इल्ज़ाम जिसको ठहराया जाता है वो औरत होती है। अगर औलाद नहीं हो रही तो आप औरत को कह रही हैं कि इसमें कोई मसला होगा, बेटा अपना इलाज कराओ। अच्छा, अगर बेटी हो गई है, बेटा नहीं हुआ, तो उसमें भी मुरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है औरत को। जबकि अगर आप इस साइंस के तौर पे देखें तो ये तो बंदे पे डिपेंड करता है कि आपके बेटा होगा या बेटी होगी, इसमें औरत का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन बांझपन की अगर मैं स्पेशली बात करूं, इनफर्टिलिटी जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्या वो सिर्फ ख़वातीन की वजह से है या बंदों की भी बहुत सारी ऐसी जो उनकी आजकल हम देख रहे हैं एक्टिविटीज़ उनकी वजह से है। आजकल सिगरेट्स इतनी कॉमन है, नशे इतने कॉमन है, लोग पता नहीं किस किस किस्म के नशे कर रहे होते हैं, फिर ड्रिंक कर रहे होते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता। तो बंदों के भी वही मसले हैं। हम ख़वातीन को कह रहे हैं ना कि नहीं तुम्हें तो फलानी प्रॉब्लम थी, तुम्हें तो फाइब्रॉइड्स हो गए थे, तुम्हें तो ये हो गया था, वो हो गया था। नहीं भाई, दोनों की वजह से एक कपल बांझपन से गुजरता है। क्या किया जा सकता है कि आप बांझपन से निकल सकें? इसके लिए सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि आप तस्लीम करें कि भाई देयर आर रीज़न जिसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, और उन देन रीजंस पे आपको काम करना है। और सिर्फ आप औरत पे काम मत करें, बंदों पे भी काम करें। क्यों काम करें ये आज मेरा पैनल आपको बताएगा। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं चाह रहे, हमारी रोज़मर्रा की खुराक का हिस्सा बन गया है, जो हमारे अंदर इनफर्टिलिटी जो है ना उसके जो केसेस को, उसके चांसेस को बढ़ा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारी बहुत ही प्यारी परवीन अकबर आपा, मैं उनको सलाम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम परवीन आपा। हमारे साथ हमारी मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सलवा नदीम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफीफ़ा हाशमी जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगी। डॉक्टर कुलसूम हैदर अक्सर हमारे शो का हिस्सा भी बनती हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ शो में मौजूद हैं। और साथ में हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर बिल्किस आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी आप? ठीक ठाक हैं? आप तमाम तर खूबसूरत ख़वातीन को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। माशाल्लाह से रंगों से भरपूर आज मेरा पैनल है। अच्छा, मैं एक ऐसे बेरंगी की बात करूँगी जिस कपल की ज़िंदगी में ना हो, यानी कि औलाद, तो वो बहुत तकलीफ़ में रहती है। मुझे सबसे पहले तो ज़रा डॉक्टर साहब ये रेशियो बताइएगा कि अब कितने फ़ीसद, अगर मैं औसतन देखूँ, कितने फ़ीसद ऐसे जोड़े हैं जो कि औलाद से महरूम है, यानी जो बेऔलादी का शिकार है? ठीक है।
मदिया रफली जो हम कहते हैं ना कि सब फर्टिलिटी एटलीस्ट 15% हमारे यहाँ है। जैसे जब नई शादीशुदा जो जोड़े होते हैं, अगर उनको 1 साल तक शादी होने के बाद मतलब विदाउट कोई अगर वो कॉन्ट्रासेप्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती, तो हम उनको कहते हैं कि जी सब फर्टिलिटी या बांझपन जो है वो उनका प्रॉब्लम है। तो अराउंड 15% है। बाकी 85% जो है जोड़े वो कंसीव कर लेते हैं शादी के 1 साल के अंदर। लेकिन क्या मुझे बताएं कि ऐसी क्या रीज़न है कि अब आजकल हम देख रहे हैं कि लड़कियां जो यंग भी होती, पहले कहते थे कि अच्छा जी अगर आपकी लेट उम्र में शादी होगी तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अब लड़कियां जल्दी भी जिनकी शादी हो जाती है उनको भी कंसीव करने में प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ देखें मदिया, अगर आप ओवरऑल देखें तो एक तो हमारे यहाँ 2-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक तो हार्मोनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, लाइक जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, ये बहुत होने लगा है, फाइब्रॉइड्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, ये चीज़ें ज़्यादा प्रिवेलेंस एज़ कम्पेयर टू जब हम स्टूडेंट होते थे, हम पढ़ते थे, उस वक्त हम ये प्रॉब्लम्स इतना नहीं दिखते थे। तो एक तो ये चीज़ें आपकी जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं ये बढ़ गए हैं, प्लस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इतनी बढ़ गई है, वो चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। इन्फेक्शंस हैं, लाइक हमारे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस सालों हो गए, हमारे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस ख़त्म नहीं हो सकी है मुल्क में। तो इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर्स जिसकी वजह से सब फर्टिलिटी हो सकती है कि आपकी ट्यूब्स ही ब्लॉक हो जाती हैं या अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ओव्यूलेशन नहीं होती, आपके जो अंडे बनते हैं प्रेगनेंसी के लिए वो नहीं बनते हैं। तो ये रीजंस बन गए हैं। प्लस जो फूड एडल्ट्रेशन जो हमारे यहाँ हम खा रहे हैं, वी डोंट नो जी जी कितनी मिलावट है चीज़ों में, क्या ऑयल है, मसाले हैं, सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हमारे यहाँ इस वक्त बन गए। और प्लस सीडेंट्री लाइफस्टाइल, हमारे यहाँ ओबेसिटी इतनी बढ़ गई है, हर किसी को आप देखें वेट का इशू है, डायबिटीज़ हमारे यहाँ इस वक्त पीक पे पाकिस्तान पहुँच गया है। पहले इतना नहीं होता था, ब्लड प्रेशर, बात है इतनी डायबिटीज़ के हवाले से अवेयरनेस पे बात करने के बावजूद हमारी डायबिटीज़, हमारी जगह जगह जिम खुल चुके हुए हैं, जगह जगह योगा के अपने कोचिंग सेंटर भी खुल चुके हैं, उसके बावजूद हम ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से छुटकारा हासिल नहीं कर पाए। इसलिए कि देखिए ना, अगर वो खुल गए तो साथ में फास्ट फूड बढ़ गया है, हम लोग लाइफस्टाइल हमने चेंज कर लिया, हम गाड़ी से उतरते नहीं हैं, गाड़ी में यहाँ से बैठे वहाँ से बैठे, सारा घर का काम हमारे यहाँ हाउस होल्ड हेल्प करती है, ठीक है। सो हमारी लाइफस्टाइल ओवरऑल चेंज हो गई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट जो 30-35 साल पहले हमारी औरतें घर में काम करती थी, एक्टिव रहती थी और चीज़ों में मतलब अपने आप को इन्वॉल्व करके रखती थी। सो अब हर वक्त टीवी, फास्ट फूड, आपने रात को फूड पैंडा से ऑर्डर कर लिया, यहाँ से खाना मंगा लिया, सो ओवरऑल हम अनहेल्दी चीज़ें कर रहे हैं। आप क्या नोटिस करती हैं कि हमारे यहाँ बड़ी वजह क्या है, जैसे कि अब यंग लड़कियां भी पहले कहते थे ना कि एक सर्टेन एज के बाद शादी होगी तो आपकी कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन अब क्यों ये वजह ज़्यादा बनती चली जा रही है? यंग लड़कियां चाहती ही नहीं है कि बच्चे जल्दी हों। मेन रीज़न ये है, वो डॉक्टर साहब जैसे कह रही हैं, वो प्रोलॉन्ग करते जाते हैं। अभी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं, ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 साल हो गए और बच्चा नहीं हुआ। तो एज बढ़ रही होती है तो उसमें आपके हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, और वैसे भी आपका लाइफस्टाइल, जैसे आपने कहा लाइफस्टाइल, सारा वक्त तो बाहर का खाना है, वो ख़ास तौर पे चिकन। बहुत से डॉक्टर्स कहते हैं कि जो लड़कियां हैं इनको चिकन से दूर रखें। हम तो खा लेते हैं, हमारा तो टाइम ही अब नहीं है, लेकिन और लड़कियां सिवाय चिकन के कुछ खाती नहीं है, गोश्त खाती नहीं है। वाकई हमारे यहाँ हमारे मुल्क में मिलावट इतनी हो गई है कि तो इंसानों में भी मिलावट हो गई है। तो ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, और एज के बढ़ने के साथ हर दिन आपकी ज़िंदगी का एक वो बढ़ जाता है, दिन बढ़ जाता है। लड़कियाँ नहीं चाहती, और बहुत तकलीफ़ दे टॉपिक है आज आपका, ये बांझपन जो है ये बहुत तकलीफ़ दे बात है। और होता ये है कि बच्चा नहीं होता तो ससुराल वाले, दोस्त, आसपास के लोग आपको टोंट करते रहते हैं। पहले ही साल सास पूछती है कोई खुशखबरी है, कोई खुशखबरी है। खैर अब तो ज़रा सासें भी अच्छी हो गई हैं तो इतना दबाव नहीं होता, लेकिन मुर्द इल्ज़ाम वही औरत ठहराई जाती है। भाई मर्द तो शर्म महसूस करते हैं अपना टेस्ट करवाते हुए, भाई मर्दों में तो प्रॉब्लम है, वही नशा, मंशियात, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन वो तैयार नहीं होते। अव्वल तो वो कहते हैं ये टेस्ट करवाए, मैं तो नहीं करवाऊंगा। और ख़वातीन में देखें इतना सब्र होता है कि उनको पता भी चल जाता है कि ये मर्द जो है ये
इस काबिल नहीं है कि बच्चा पैदा हो, लेकिन वो इसका इजहार नहीं करती, जिंदगी गुजर जाती जिंदगी है। गुजार देती, बिल्कुल बिल्कुल, हमने आसपास देखी है ऐसी देखे खवातीन। है ऐसा, जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन औरत को फौरन कहते हैं ये बांझ है, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो बहुत तकलीफ दे बात है, और अल्लाह ताला का भी इसमें बड़ा अमल दखल है। जो इंसान जिंदगी दुनिया में आता है वो उसी के हुक्म से आता है, बेशक। और उसी के हुक्म से जाता है। वो जिससे अल्लाह पाक कहते हैं ना कि मैं दे के भी आजमाता हूँ और नहीं दे के भी आजमाता हूँ। तो ये बताइए, ये सिर्फ अल्लाह पाक जो है वो उसी के राज हैं। मुझे बताएं आप, आपके नज़दीक ऐसी क्या रीज़न है कि आजकल हमारी इनफर्टिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है? देखिए, डॉक्टर साहबा ने सारी रीजंस बता दिए। देखिए, प्रोसेस फूड, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, और आपका लाइफस्टाइल इस पे बहुत ज़्यादा काउंट करता है। खाना, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते, और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना। और मैं जैसे प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरी प्रैक्टिस में भी ये टीबी का होना, ब्लॉक ट्यूब, ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो गया, और पता ही नहीं चलता कि ट्यूब्स ब्लॉक हो गई, क्योंकि टीबी का भी हो चुका, उसका इलाज कराते, उसकी वजह से भी होता है। और फिर ये कि माजरत के साथ पॉलिसिस्टिक ओवरीज का जो इलाज होता है एलोपैथिक में, तो उससे क्या होता है कि वो भी सेकेंडरी जाकर इनफर्टिलिटी में तब्दील हो सकता है अगर लॉन्ग, क्योंकि किसी डॉक्टर के पास जाके बच्चियां क्या करती है, एक टैबलेट ले लेती हैं, फिर वो ही खाती रहती, फिर वो दोबारा पूछने की जहमत ही नहीं करती कि वो टैबलेट उनको खाना है या नहीं खाना। सालों, कुछ मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि पीस के नाम से टैबलेट आती है, वो सालों खा रही होती। अरे भाई क्यों खाया, डॉक्टर ने लिख के दिया था। भाई ये आगे जाके आपको इनफर्टिलिटी का इशू कर सकता है, क्योंकि वो आपके एग साइज को मतलब कंट्रोल कर रहा होता है ना, वो एक हार्मोन आपको दिया जा रहा है, आप वो कैसे ले सकते हैं। ये भी है कि जैसे एक वजह ये भी है कि मेरी बेटी को कोई मसला हुआ, दो माओं ने आपस में डिस्कस किया, फलां प्रोफेसर ने मुझे ये टैबलेट दी थी, ये दिया था, तुम भी अपनी बच्ची को ये खिला दो, विदाउट आस्किंग कि इसके साथ मसला क्या है, वही दवाइयाँ वो लेना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर अफीफ़ा, आप मुझे बताइएगा कि बहुत सारी जगहों पे, जैसे परवीन आपा ने भी इस बात की निशानदेही की कि अब कपल्स का भी होता है कि जी पहले हमारी शादी में पहले हम थोड़ा सा एंजॉय करें, फिर अपना उसके बाद हम बच्चे की तरफ जाएंगे। अच्छा, उसमें होता है कि कई सालों तक वो जो लड़की है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो बहुत ज़्यादा लेती है, तो क्या ये भी एक बड़ी रीज़न है कि बाद में एक कपल को प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में? जी मधिया, देखिए कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। आप IUCD रख सकते हो, यानी कि जो कॉपर्टी आप यूट्रस के अंदर रखवाते हो, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करते हो। जो भी आप कॉन्ट्रासेप्शन ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप छोड़ोगे तो आपको कितनी देर के बाद फर्टिलिटी होगी। आमतौर पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे ही आप छोड़ते हो तो आपको थोड़ा टाइम लगता है कि आपकी बॉडी दोबारा से हार्मोनली नॉर्मल हो और आप प्रेग्नेंट हो। बट इन द केस ऑफ IUCD जो आप कॉपर्टी रखते हो, उसके बाद आपकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी रहती है, आप फ़ौरन से ही कंसीव कर जाते हो। सही सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, डॉक्टर बिल्किस ने एंग्जाइटी के वाले से बात की। ये जो एक स्ट्रेस है, मैंने अक्सर लोगों को देखा जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी इसमें होते हैं कि भाई मैं क्यों नहीं कंसीव कर पा रही, क्यों नहीं कंसीव पा रही, और ये मुझसे में, तो वो वाकई कंसीव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि चलो ठीक है अल्लाह की मर्जी है, और फिर उसके बारे में सोचना छोड़ते हैं, फिर हम देखते हैं वो फ़ौरन कंसीव कर लेते हैं। ये क्या बात है? हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जो वैसी शादी तो वैसी दबाव का मामला है। जब शादी होती है तो वैसी एक दो लोग आपस में सेटल डाउन होते हैं, ऑलरेडी एक स्ट्रेस के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, फिर बच्चे का प्रेशर, और ये जो आपने बात की इसको साइकोलॉजी में, थेरेपी के टर्म में इसको कहते हैं कि कॉग्निटिव रीअप्रेजल, यानी वो अपनी जब जो हो नहीं रहा होता और वो फिर अपने आप को कहते हैं कि ठीक है अल्लाह की मर्ज़ी है, तो वो अपनी सोच के ज़ाविये को बदल रहे होते हैं, वो इंटरप्रिटेशन चेंज कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो अपने आप को रिलैक्स करते हैं, उनका वो जो कॉर्टिसोल है, वो जो स्ट्रेस केमिकल है, जिसको मैं अब बहुत सिंपल अल्फाज में पॉइजन का इंजेक्शन बोलती हूँ, कि वो आपकी बॉडी में रिलीज़ नहीं होता है। वो जो उम्मीद का केमिकल है ना, होप का केमिकल और यकीन का केमिकल, बहुत मोजज़े करता है। हमने अपनी क्लिनिक में भी ऐसा होते हुए देखा है। और जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं, लोग कहेंगे अच्छा ये उम्मीद का ये इंजेक्शन कहाँ से मिलेगा? ये आपके अंदर ये आपके अंदर है, ये आपके अंदर है, फैक्ट्री है हर केमिकल की। ये आपकी चॉइस है, आप किस केमिकल को कैसे रिलीज करते हैं। एक मस्बत सोच
मस्बत केमिकल रिलीज़ करेगा और सिर्फ एक मनफी सोच आपके पूरे जिस्म को जो है ना वो इन्फ्लेम करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा। तो आपकी वो जो मौलाना रूमी ने कहा कि आपकी असल हस्ती तो सिर्फ आपकी एक सोच है, बाकी तो हम सिर्फ हड्डियाँ और गोश्त हैं। हम सब अपनी सोच से मुख्तलिफ है ना। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो फिर भी बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ होता है। तो ये जो एक आपके अंदर एक कांस्टेंट फाइट है किसी चीज़ को हासिल करने की, जबकि पता है कि वो मेरे दायरे अख्तियार में नहीं है। तो जब वो फाइट और फ्लाइट आपके अंदर का झगड़ा जब ख़त्म होता है ना, तो आप वाकई कंसीव करते हैं। आई हैव सीन पीपल, मैंने देखा है ऐसे। यानी इसका सोच से बहुत ताल्लुक है कि आप सोच से ही मेंटली तौर ताल्लुक पे है। आप हाँ सोच से हाँ कितने मतलब ऐसे कपल्स देखे हैं जिन्होंने 2 IVF करवाए, फेलियर हुआ और उसके बाद थर्ड टाइम दे कंसीव्ड नेचुरली। और ये जो आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की कि औरतों को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। 3-4 पेशेंट्स मेरे पास ऐसी रिपोर्ट हुई जिनको ये था कि प्लीज़ मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड का कंफर्म है कि वो नहीं बच्चे पैदा करने के काबिल, तो मुझे किसी तरह से एक्सेप्ट करना, बताना भी नहीं है। ओह माय गॉड, हाँ ये प्रेशर है। यस, ये प्रेशर है। तो हमें सबसे पहले एक्सेप्टेंस, मेल्स बहुत डिनाइल में होते हैं क्योंकि डिनाइल भी आपके इस प्रोसेस को रोकता है। वो भी आपकी एक मनफी सोच। ठीक है, उनको लग रहा होता है कि कोई उनकी मर्दानगी पे हर्फ आ जाएगा कि अगर वो ये टेस्ट करवा लेंगे तो, मतलब औरत को तो वो कभी भी नहीं सोचती कि मेरे औरत होने पे कोई हर्फ आएगा। ऐसा ही है। लेकिन बंदों में स्पेशली जो है ईगो तो मेरे ख्याल से सिर्फ ये नहीं कि बंदे बद के जो उसके घर में रहने वाली जो बाकी औरतें हैं, ऐसा लगता है उनकी भी ईगो हर्ट हो जाती है अगर हम कहें कि जी बंदे भी टेस्ट करवा लें। ऐसा ही पहले मदर इन लॉ। हाँ कि मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक है, मेरे बेटे को क्या मसला हो सकता है। मुझे बताएं डॉक्टर सलवा, इज देयर एनी टेस्ट कि जो शादी से पहले करवाया जा सके फर्टिलिटी का? मदिया जैसे आजकल हम लोग करते हैं, स्पेशली हार्मोन के टेस्ट, यस दे शुड बी डन। स्पेशली अगर जैसे आपके थोड़ा ओवरवेट हैं या आपके पीरियड्स का इरेगुलर है इशू है कोई बच्चियों को, या फेस पे एक्ने हो रहे हैं, ज़्यादा बालों की ग्रोथ हो रही है, दैट मीन्स देयर सम हार्मोनल इश्यूज गोइंग ऑन। सो इस मैं बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी क्योंकि बड़ी अहम चीज़ है, बड़ा हम लोग इस पे बात करनी है। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आज के शो में हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के हवाले से, यानी कि बांझपन के हवाले से। अब एक कॉन्सेप्ट जो आप तमाम तर लोगों को अपने दिमाग में क्लियर करना है वो ये कि बांझपन सिर्फ लड़की में नहीं होता, बेऔलादी की वजह औरत का बांझपन नहीं है बल्कि मर्द का बांझपन भी है। और मैं स्पेसिफिकली इस हवाले से इसलिए बात भी करूंगी, बहुत सारे मेरे भाई जो हमें देख रहे हैं, बहुत सारी ख़वातीन जो हमें देख रही हैं जिनको नहीं पता कि उनके बच्चे आजकल किस किस नशे, एक चीज़ बड़ी कूल बनी ना, बड़े लोग वेप कर रहे होते हैं। माँ को एक टीचर की मैं कॉल आई, एक टीचर मुझे कहती है कि जी हमने माँ बाप को बताया कि आपके बच्चे के स्कूल बैग में से वेप निकली है, तो माँ ने कहा जी हमें पता है, हमारे सामने ही करता है, हमने ही लेके दिए। तो कहती है आप बताएं ऐसी सूरत में हम फिर बच्चों को कैसे समझाएं, क्या और हम क्या समझाएं जब माँ बाप ही दे वेरी ओके अबाउट इट। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल किया था कि क्या ऐसा कोई इनफर्टिलिटी का टेस्ट है जो करवा सकते हैं, तो वो टेस्ट डॉक्टर सलवा क्या क्या थे? एक तो जैसे फीमेल में जैसे मैंने कहा था कि आप सिंपल टेस्ट हैं, थायराइड का टेस्ट करा लें, फास्टिंग इंसुलिन करा लें, फास्टिंग ब्लड शुगर करा लें, FSH LH है, ये हार्मोन्स के टेस्ट हैं जो स्पेसिफिक पीरियड्स के सेकेंड या थर्ड डे पे हम कराते हैं ताकि आपके ओवरीज का फंक्शन देख लें। और AMH टेस्ट है, ठीक है, ये टेस्ट हैं। और अल्ट्रासाउंड करा के आप देख सकते हैं कि इन ओवरीज ठीक हैं, यूट्रस ठीक है, ऑब्वियस कोई पैथोलॉजी नहीं है, फाइब्रॉइड नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। सो ये बेसिक टेस्ट हैं जो ज़रूर। और हीमोग्लोबिन, खून की कमी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप उसको इवन शादी से पहले भी लड़कियों में ये चीज़ें ट्रीट कर लें, ठीक है, वज़न ज़्यादा है तो उसको वज़न को कंट्रोल कर लें। ये जो हम इतनी डाइटिंग पिट्टियाँ होती हैं जो हम इतनी डाइटिंग करते हैं, उनका कितना इसमें किरदार है भी बता दीजिए। देखिए डाइटिंग इज़ नॉट बैड, ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि फाके होते हैं, फाके में वेट लॉस रैपिड नहीं होना चाहिए, दूसरा आपका हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। आप उसके साथ एक्सरसाइज कंबाइन करें वरना स्किन सैगिंग हो जाएगी, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। सो आप कैलोरीज कम करें, पोर्शन कम करें, लेकिन ये फाका ना करें, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेहतर है रादर देन कि आपने कहा जी मुझे 15 दिन में 5 किलो कम करना है, दैट इज़ टोटली अनरियलिस्टिक।
तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बेसिक टेस्ट करा लें। मर्द में आप सीमेन एनालिसिस करा सकते हैं, ठीक है, स्पेशली अगर किसी को मम्स की हिस्ट्री है, बचपन में किसी बच्चे को मम्स हुआ हो, ठीक है, या किसी को रेडिएशन एक्सपोजर हो, या जो मर्द हजरात उन जगहों पे काम करते हैं जहाँ केमिकल एक्सपोजर्स हो, ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज़ में जैसे काम करते हैं, या कोई भट्टी पे काम कर रहे हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, तो उन लोगों में सीमेन इफेक्ट हो सकता है। मैंने सुना है कता कलामी माफ जी कि ज्यादा गर्म पानी से नहाने से भी कुछ ये इसी से रिलेटेड है। एग्जैक्टली, टेम्परेचर जो है ना वो बेसिकली हाई टेम्परेचर से अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली मर्दों को, ठीक है। तो इसलिए वो हम कहते हैं कि ज़्यादा गर्म पानी, गर्म जगहों पे काम ना करें, टाइट अंडरवेयर या बॉक्सेस ना पहने, और जो कोई ऐसी फील्ड हो जहाँ पे टेम्परेचर रिलेटेड चीज़ हो वो मर्दों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली यंग लड़कों को। जैसे भी आपने भट्टी के वाले से लैपटॉप बात जो की। यहाँ पे लैब में आजकल रख के गोद में काम करते हैं, आजकल तो खैर वैसे नए लैपटॉप्स में वो कुछ होता है कूलिंग एलिमेंट, लेकिन फिर भी अवॉइड करना चाहिए। और नफसाती मसाइल की वजह से भी उसका भी हिस्ट्री होनी चाहिए प्रॉपर, बहुत बड़ा रीज़न है। बिल्कुल, इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कॉज है कि सही वक्त पे तशखीस ना हो तो आगे जाके वो जो है वो मुश्किल। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे भी तो हम ये कह रहे थे ना, अगर हमारा बच्चा ठीक नहीं, कोई बात नहीं, अब इसकी शादी करा दो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो लड़का ना काम करता, कोई बात नहीं, इसकी शादी करा दो, खुद जिम्मेदार हो जाएगा। मतलब वो एक और जिंदगी जो सुनने है में यही है, डाकू से शादी है, सुधर जाएगा, शादी कर दो सुधर जाएगा। ऐसे ही होता है, हाँ, हर चीज में कहते हैं कि पूछते हैं। मतलब जो आप नहीं सुधार सके तो वो नई लड़की आके क्या सुधारेगी। डॉक्टर अफीफा, आपके नजदीक ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं आपको लगता है जो करवा सकते हैं, या ऐसी कौन कौन सी चीजें जिन पे काम किया जा सकता है फर्टिलिटी को बढ़ाने में? अच्छा मदीहा, अभी तो जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास ब्लड टेस्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे हमने TSH कहा, LH, FSH, ये सारे वो टेस्ट हैं जो जनरल हम एक एग्जामिनेशन करते हैं कि आपके जिस्म के सारे सिस्टम्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। उसके अलावा दो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो आपकी बिल्कुल फर्टिलिटी से रिलेटेड होते हैं, जो हम औरतों के अंदर करा सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक बेसिक सा अल्ट्रासाउंड कराते हो, जो आप अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल के तकरीबन 12th डे के ऊपर करवाते हो, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि आपके फॉलिकल्स, आपके एग्स वो बिल्कुल ठीक बने हुए हैं, उनकी मिकदार, उनका साइज़ वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। उसके अलावा हमारे पास एक दूसरा टेस्ट होता है जो इतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरा तो ख्याल है हर लड़की को जो कैरियर ओरिएंटेड होती है ख़ास तौर पे उनको कराना चाहिए। वो होता है एंटी मलेरियन हार्मोन का टेस्ट, जो बेसिकली AMH का टेस्ट होता है, जो ये बताता है कि आपकी एग्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है और वो कितने अरसे तक इतनी अच्छी रहेगी कि आप ईजीली कंसीव कर सको। सो दीज आर द 2 टेस्ट जो मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप बहुत कंसर्न्ड हो अपनी फर्टिलिटी को लेकर तो ये ज़रूर करवाने चाहिए आपको। सही, ठीक है। अच्छा, मैं ये तो हमने टेस्ट के वाले से बात कर ली। अच्छा, एक और चीज़, विटामिन D3 जरूर कराना चाहिए। अगर आपने विटामिन D3 नहीं कराया और सारे टेस्ट करा लिए तो फिर आप कंसीव नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे जिनका विटामिन D3 कम, FSH LH सही, और वो नहीं कंसीव। और प्रोलैक्टिन भी, क्योंकि प्रोलैक्टिन भी हार्मोन है, उसका टेस्ट लाजमी कराना चाहिए अगर इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये 2 टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जो लड़कों में जो देखें बांझपन है, उसकी बड़ी रीज़न आपके नज़दीक क्या है? लाइफस्टाइल, जैसे नशा, हर किस्म का नशा, लाइफस्टाइल, और एक बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ना जैसे मर्दों को विटामिन E दे दिया जाए ना, उससे वो सही हो जाते हैं। जैसे पहले हम कहते थे इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल जो है वो ख़वातीन के लिए, लेकिन वो बहुत अच्छा वर्क मेल इनफर्टिलिटी पे भी करता है। सिर्फ विटामिन E, लाइफस्टाइल, खाना, क्योंकि हमारे यहाँ लाइफस्टाइल से खाने से मुराद पता है क्या है? सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, एक गोश्त उनके आगे रख दो, गोश्त खोर। हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब है, याद रखिए। तो ये लाइफस्टाइल उनको बदलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, मैं भी, मैं सिर्फ अल्लाह के लिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब मेरे पास पेशेंट लेकर आते हैं तो फिर क्या होता है कि सास बैठी होती है, वो सिर्फ बहू को बोल रही होती, बेटे को कुछ भी नहीं बोल रही थी। मेरे पास इतने केसेस ऐसे हैं जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करके टेस्ट कराया, तो एज ए स्पर्मिक आदमी था, मतलब कि उसमें औलाद के जरासूम थे ही नहीं। मुझे बताइए, जो छोटी छोटी उम्र में बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, ये जो वेप पी रहे हैं, ये बच्चे जो शीशे पी रहे हैं, अच्छा देखिए, ये जो है ना, ये जो हमने कल्चर अपना लिया है ना, हम अपनी हदों से बाहर आ गए। हमें मतलब कि इतना हैमर किया गया है, हमें इतना हैमर किया गया है। हैमर का मतलब कि बार बार एक चीज़ बोले तो आपको कोई बॉदर ही नहीं करते ना, तो हम इसको एक फैशन आइकॉन हमने बना लिया कि बच्चा वेप कर रहा है।
तो आप ये सोचें कि एक सिगरेट में जितनी चीज़ें होती है, तो एक जो वो कश लगाता है, समझो कि एक कश में एक सिगरेट पी रहा है वो। हाँ, केमिकल्स इतने हैं, फिर ये सारी चीज़ें, तो वो ओवियस फिर क्या होगा, वो आपका हार्मोन्स को इम्बैलेंस करेगा, हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो एट लास्ट क्या होगा कि देखिए इनफर्टिलिटी मर्दों में अब मेरे हिसाब से ज़्यादा है औरतों के बनिस्बत। जो मैं अपने बहुत ज़्यादा रेट है, ज़्यादा रेट है मेरे बनिस्बत के मर्दों को ज़्यादा इनफर्टाइल हैं, बनिस्बत बांझपन जो है वो मर्दों में ज़्यादा है। और बंदों की भी एज का इशू होता है, जैसे खवातीन का कहते हैं कि जी खवातीन 30 से पहले जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत उनमें ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा वो हेल्दी भी होता है। मेरे हिसाब से बिल्कुल, साइंस भी ये कहती है कि 30 या 50 तक कहते हैं, लेकिन हम लोग जब नेचुरोपैथी में जब ट्रीटमेंट करते हैं कि मम्स हुए थे या कोई ऐसा अल्लाह की तरफ से नहीं है या किसी बीमारी की वजह से एज़ोस्पर्मिक है, तो उसको अगर हम ट्रीट करते हैं तो हम उसमें एज लिमिट ज़रूर ये मम्स क्या बंदों में या खवातीन में भी, अगर बच्चियों में भी मम्स हुए हो तो क्या तब भी प्रॉब्लम होती है? नहीं करते। मेल में वो आर्काइटिस करता है वहाँ पे, टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन रहता है। ओके, तो बच्चों में मुझे बताएं, ये जो आजकल एक हमारी सोसाइटी में एक प्रेशर भी है एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, तो क्या उसका प्रेशर, जैसे अगर एक लड़की में ये प्रेशर है कि वो बार बार सोचे कि मैं क्यों नहीं कंसीव कर पा रही है, वो टेंशन उसकी ले ली हुई है, तो वो वाकई उस टाइम तक कंसीव नहीं कर पाती, क्या बंदे में भी ऐसी बहुत सारी टेंशन्स, बहुत सारी जो डिप्रेशन अगर वो अपने वर्क रिलेटेड ले रहा है, तो क्या उससे उसकी फर्टिलिटी पे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पे वाइफ ये कंप्लेन करती थी कि हमारा आपस का ताल्लुक हो नहीं पा रहा है, और जब मेल आया, शुक्र है कि वो आया, बात की, तो पता लगा कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, एंड वो बिल्कुल नॉर्मली पहले उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी थी, स्ट्रेस की वजह से जो है फिर वो ख़त्म हो गई। तो फिर आप प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, फिर आप उन्हें कहते हैं कि कोशिश करें कोई और अच्छी जगह आप ढूंढ लें ताकि आप फिर नॉर्मल हो जाएं। तो स्ट्रेस तो नंबर 1, स्ट्रेस देखिए, स्ट्रेस की एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि धुंध है आपके सामने, वो दबाव है और उसकी वजह से आपको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, इतनी गहरी धुंध है, तो आपके सामने कोई सोल्यूशन भी नहीं आ रहा किसी प्रॉब्लम का, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है लेकिन आप सोच नहीं पाते। तो स्ट्रेस तो इस वक्त सबसे बड़ा किलिंग फैक्टर आ गया है। तो ये तो, और उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए ये बच्चे आजकल ड्रग्स कर रहे हैं। हाँ जी, वही वाली बात है कि आप रिलैक्सेशन टूल्स क्या यूज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमारे अपने अंदर बेतहाशा सलाहियत रखी, जैसे मैंने कहा केमिकल की फैक्ट्री है, तो इसी तरह जो हमारा माइंड है वो कुछ भी तसव्वुर कर सकता है। जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि अगर आप एक खट्टे नींबू के बारे में सोचें तो फ़ौरन मुंह में पानी आ जाता है, या अगर आप मैं कहूँ कि थिंक अबाउट द पिंक एलिफेंट, तो पिंक एलिफेंट फ़ौरन आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पिंक एलिफेंट को ना सोचें तब भी वो आएगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट ये करने के जो हमारा दिमाग है उसका काम है सोचना। सोचने की जो डायरेक्शन है वो हमने आइडेंटिफाई करनी है। एक मस्बत सोच का हाथ पकड़ के पूरे दिन चलना होता है ना, तो हम तसव्वुर में अपनी बहुत अच्छी ख्यालात को लाके अपने केमिकल को अच्छा कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। इसी तरह हम शुक्राना, कंपैशन, मोहब्बत, कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, एक तो चीज़ शुक्र की होगी ना। ग्रेटिट्यूड के बारे में बहुत बड़ी बात है कि जब एक रिसर्च हुई कि 3 वीक्स के लिए सिर्फ उन्हें शुक्राने की प्रैक्टिस की तो उनकी इन्फ्लेमेशन जो थी बॉडी में जो कि 60% रिड्यूस हुई है। आपकी बॉडी भी तो सुन रही है, ये बहुत ज़रूरी है। आपके अपने अल्फाज आपकी बॉडी सुन रहे हैं। बॉडी कीप्स द स्कोर ऑफ एवरीथिंग। जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, बॉडी उसको अपने अंदर स्टोर करती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर फीफा, मुझे बताएं, जैसे हम ब्रेक में बात भी कर रहे थे कि ये जो चले हम नशे की बात तो कर रहे हैं, मुनशियात भी, ये जो छोटे मोटे जो लोग जो सुपारी खा रहे होते हैं, ये जो गुटखा होता है, लाहौर में तो इतना इशू नहीं है, कराची में हम ज़्यादा देख रहे होते हैं, ये गुटखा, ये छालिया, ये मावा, ये कितना बड़ा जो है ये भी एक परसेंटेज ऐड कर रहा है लोगों में, लड़कों में इनफर्टिलिटी के लिए? मदिहा, नशा किसी भी किस्म का हो, वेदर इट्स कोई आप सिंपल सी स्मोकिंग कर रहे हो, आप गुटखा ले रहे हो, आपकी बॉडी का ब्लड सेल्स, आपके जिस्म का हर हार्मोन इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड, और सबसे ज़्यादा अफेक्ट आपकी रिप्रोडक्शन के ऊपर ही होता है। तो इट्स बेटर कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करो, लेकिन लोग अवॉइड नहीं करते। इसकी वजह से मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे 22% अगर लोग कपल्स इनफर्टाइल हैं तो उसके अंदर से आधे से ज़्यादा लोग मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे होते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ पे मर्दों ने ज़्यादा नशा करना होता है, ज़्यादा स्मोकिंग करनी होती है, तो दिस इज़ द कॉज।
और अभी हम एक प्रेशर की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर आप देखते हो कि जब भी हमारे पास कोई औरत हमारे कमरे के अंदर एंटर होती है तो हम देख के बता देते हैं वेदर शी इज़ प्रेग्नेंट, अपना ये सारा प्रेगनेंसी का इलाज करवाना है या फिर इसको इनफर्टिलिटी का मसला है, क्योंकि सालों का दबाव होता है उसके ऊपर, प्रेशर एक बिल्डअप होता है और वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो लूज़ कर चुकी होती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे के ऊपर वो सारी चीज़ आई होती है। और ये स्ट्रेस की साइकिल और इनफर्टिलिटी की साइकिल आपस में रिलेटेड होती है। इनफर्टिलिटी की वजह से आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से आपको इनफर्टिलिटी होती है, तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। जितना आप स्ट्रेस लेते हो उतने बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। थैंक यू सो मच जी डॉक्टर अफीफ़ा, जो आपका बहुत शुक्रिया। हमारे से मेरा बाकी जो पैनल वो तो मौजूद थी लाहौर से। मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं चाहूँगी कि डॉक्टर बिल्किस आप ज़रा किचन काउंटर की तरफ चली जाएं। अच्छा, लड़कियों को सीड साइकिलिंग में वैसे कराई जाती है, बहुत सी चीज़ें हम लड़कियों को की डाइट में ऐड कर देते हैं कि लड़कियां ये चीज़ खा लें तो कहते हैं ठीक है। और पॉलीसिस्टिक ओवरीज का भी अगर आपको जी इशू जी हो, बिल्कुल, पीसीओज हो या इनफर्टिलिटी हो या मतलब कंसीव नहीं कर पा रहे आफ्टर 30, तो कुछ चीज़ें हैं हर्ब्स में, मैं आज वो लेकर आई हूँ, तो वो कीजिए, इंशाल्लाह उससे बेहतरी आएगी। अच्छा, आप अगर अपनी कोई डॉक्टर की दवा कर रहे हैं तो ये कोई आपकी दवा को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, आप दवा के साथ इनका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ अल्टरनेटिव। ठीक है, यहाँ है मक्का रूट। अच्छा, मक्का रूट, जितने भी हार्मोन्स की चीज़ें होती हैं वो मेल फीमेल दोनों के लिए होती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आज फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए बता रही हूँ। मक्का रूट ये AMH एंटीमोरल हार्मोन अगर बिल्कुल जैसे 0.01% पे भी मैंने अपने पेशेंट को इस्तेमाल कराया, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी जो है ना वो फर्टाइल हुई हैं और उनके भी बेबीज़ हैं। तो मक्का रूट इतना अच्छा होता है, आप इसको पीसे, इसको पढ़ भी लीजिए, ये FSH, LH, AMH को भी ऊपर लाने में आपकी मदद करता है। लेकिन इनके साथ एक चीज़ करना है, आपने चीनी, शक्कर, गुड़ नहीं खाना। अच्छा, बिल्कुल, देखिए परहेज करेंगे। अच्छा, जब तक अगर देसी मुर्गी खाते हैं तो ठीक है। अच्छा, अगर इससे आपको मुझे पता है, सॉरी आपकी बात कट करें, लेकिन इससे मुझे याद है जो आजकल हर जगह पे कॉफी कैफेज खुले हुए हैं और हम बेइंतहा कॉफी पी रहे हैं, नहीं, बिल्कुल गर्मियों में भी। सो क्या ये कॉफी देखिए कॉफी, ब्लैक कॉफी आप पिए 2 कप। अच्छा, कप जगह मग नहीं, कप से shorts होती हैं और छोटी-छोटी सी। मग में फर्क है। हम मग पीते हैं 2 मग, 2 कप पीना है कॉफी। कॉफी के देखिए आप टर्किश ड्रामे जब देखते हैं, उनके जो कप होते हैं कितने छोटे से होते हैं। बेसिकली जो एस्प्रेसो शॉट्स होती हैं वो इतनी ही होती है। तो आपने वही जो है ना, आप 2 दफ़ा, अगर आपने एक दफ़ा एक कॉफ़ी इस्तेमाल की है ना, कॉफ़ी की एक चीज़ मैं आपको बता दूं, खुद बहुत अच्छी है, लेकिन वो माइनस प्लस माइनस कर देती है, वो दवा को माइनस कर देती है। सही है, बहुत आसानी से मैं समझा रही हूँ कि आप कोई भी दवा इस्तेमाल करें, उसके साथ अगर कॉफ़ी इस्तेमाल करेंगे, खासकर होम्योपैथिक की दवा, तो वो होम्योपैथिक की दवा काम नहीं करेगी। इसीलिए होम्योपैथिक की जब दवा देते हैं तो बोलते हैं कि कॉफ़ी और लेमन थोड़ा अवॉइड करें। ठीक है, अवॉइड करें तो बेहतर है। मक्का रूट की बात बता दी, इसको पीसना है, पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद इसको 1 कप गर्म दूध के साथ, अगर आप मिल्क का इस्तेमाल करते तो अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं करते तो फिर आप पानी के साथ रात को सोने से पहले शहद वाले पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। अच्छा, दूसरी है शतावरी भी कहते हैं, सतावरी बूटी भी कहते हैं, बहुत ही बेहतरीन बूटी है, आपके मूड स्विंग्स को भी सही करती है और पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम्स को भी सही करने में आपकी मदद करती है। जैसे पेरीमेनोपॉज में हो तो उसको भी सही करती है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है और आपके क्योंकि देखिए हम कहते हैं मैदे को सेकंड ब्रेन, यानी कि आपके मैदे के मसाइल को भी हल करने में, आपके एंजाइटी को सही करने में, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में शतावरी बूटी आपकी मदद करती है। आपने करना क्या है, इसको पीस के पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद इसको जो है 1 चम्मच दूध के साथ आपने रात को लेना है। अब ये 2 चीजें हो गई, तो एक दिन आप मक्का रूट ले लीजिए, एक दिन शतावरी बूटी लीजिए। अच्छा, ये इजीली आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएंगी? आराम से पंसार से मिल जाएंगी, इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ। अच्छा, एक और है मेरा, जैसे मैं तो इसको कंसीव पाउडर कहती हूँ, आप भी बना के घर में रख सकते हैं। चारों चीज़ें हम वज़न है और ये ड्यूरिंग
मखसूस आयाम ज़रूर लेना है। अच्छा, ये अब कंसीव पाउडर जो है वो बिल्किस आप बताने जा रही है, लेकिन उससे पहले कॉलर को मैं शामिल हाँ, कर लेती हूँ। sure. फरहत मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहत जी, क्या पूछना चाहेंगी? मदिया, मुझे ना अपनी बेटी के बारे में पूछना था। जी जी जी, मेरी बेटी को ना मैंने चेकअप करवाया था, उनके ना पीरियड रेगुलर नहीं हो रहे थे ना, जी जी 1 मंथ होते थे, फिर इस तरह। तो वो चेकअप करवाया तो उन्होंने बोला कि इसके ना बच्चेदानी में पानी की वो थैली छोटी सी ना वो बनी हुई है, अच्छा और पीरियड से रेगुलर नहीं, और इसके हार्मोन से ना डिस्टर्ब है। अच्छा तो मैं बड़ी परेशान हूँ उसकी वजह से ना, तो प्लीज मुझे डॉक्टर बिल्किस उस समय कोई इसका हल बताए, या अपने क्लिनिक का मुझे नंबर दे। अच्छा ठीक है, वो अभी एक कंसेप्शन का पाउडर भी जो है वो क्लीनिक का नंबर चला देते हैं, साथ में गायनेकोलॉजिस्ट पे आप दिखा रही हैं? जी जी मैंने दिखाया है, लेकिन वो अभी तक तो क्योंकि कॉलेज जाती है, अभी वो नहीं सही करवाया ना, अभी मैंने उसकी दवाई रेगुलर नहीं करवाई है। क्यों नहीं कराई? जब आपको डॉक्टर ने कह दिया तो पहले आप मुझे तो बताएं। आपने डॉक्टर अभी वो कॉलेज वगैरह है ना, तो कॉलेज तो थोड़ा सा वो हो गया ना, क्योंकि वहाँ से नहीं है, वो कुछ देर छुट्टियां हो। एक से बात छुट्टियां, देखिए एक चीज, जब आपको किसी चीज का पता चले कि कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको फौरन एड्रेस करें, बजाय कि आप इंतजार करें कि हाँ जब उसको, क्योंकि जब तक छुट्टियां होंगी क्या पता ये जो पानी की रसौली आप कह रहे हैं वो अंदर कोई और शक्ल इख्तियार कर जाए। तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट से भी और मैं डॉक्टर बिल्किस से भी पूछ लेती हूँ ये। अच्छा, ये तो डिले भी जो करें, क्या ये डिले सही है? नहीं, डिले नहीं करना चाहिए। आपको कोई चीज़ अगर बॉदर कर रही है, स्पेशली जो बच्चियों को इरेगुलर पीरियड्स का इशू है ना, हाँ। प्लीज़ डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें। ये चीज़ें ट्रीटेबल हैं, ठीक है, आप इसका इलाज कर लें। 3 महीने 6 महीने साइकिल का हम और उसके लिए आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है कि आपको बिल्कुल एक दिन जाना होगा डॉक्टर के पास, कुछ आपके टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, आपको मेडिसिन देंगे, आप वो दवाई खाएं, और उसके बाद 3 महीने 6 महीने में आप अल्ट्रासाउंड कराएं, वो गायब हो जाती हैं चीज़ें, बेहतर हो जाती हैं। लेकिन अर्ली चीज़ें पिक हो जाती हैं। डिले होने के बाद क्या होता है, कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क हो जाता है, तो इसलिए ये ना करें। तो आपके हार्मोन्स वगैरह ये चीज़ें अर्ली बहुत अच्छा पिक हो और जाती जो पानी की थैली इसको कह रही है क्या है? मोस्ट प्रॉब्ली ओवेरियन सिस्ट बनती हैं छोटी छोटी, लेकिन ये बिनाइन होती हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं करती। और ये शुरू में अगर साइज़ 6 सेंटीमीटर से छोटा हो तो ये आप दवाई से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोड़ देंगे, साइज़ बड़ा हो गया 6 सेंटीमीटर से बड़ा, या दर्द शुरू हो जाए, तो फिर ऑपरेट करने की नौबत आ सकती है। इसलिए खुदा के लिए इसको लेट मत करें। फरहत साहब, आप अगर सुन रही हो। जी बिल्किस आपा। अच्छा जी, मैं आपको 4 चीज़ें बता रही हूँ। चारों चीज़ें आप पीस के पाउडर बना के रख लीजिए। लूत पठानी से, इसका नाम जैसे वही बता रही, लूत पठानी है, गुल पिस्ता यानी पिस्ते के फूल, माए खुर्द और गुल सुपारी, ठीक है। ये चारों चीजों को, हाँ ये सारे पठान फैमिली है। हाँ, गुल का मतलब होता है फूल, ठीक है। तो इनको इसी तरह कहते हैं। पिस्ते के फूल ले लीजिए, सुपारी के फूल ले लीजिए, लूत पठानी ले लीजिए, और माए खुर्द। ये चारों चीजें जो है वो आपके FSH, LH, एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। चॉकलेट सिस्ट क्या है? चॉकलेट सिस्ट बन जाती है, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस में बन जाती है, जो भी है। और इवन दो कि आपके, हाँ बिल्कुल, आपके अगर ट्यूब में पानी भर जाता है, ट्यूब पे भी इन्फेक्शनस पानी होता है, ये सारे जो भी मसाइल हैं आपको कंसीव करने से मतलब नहीं कर पा रहे, तो आप ये चारों चीज़ें हम वज़न ले लीजिए। हम वज़न लेके पहले मैं बताऊंगी कि 10-10 ग्राम ले लीजिए, 10-10 ग्राम ले लीजिए, पीस के पाउडर बना लीजिए, बिल्कुल जैसे टेल्कम पाउडर की तरह पाउडर बनाकर 1 कप गर्म दूध के साथ 1/4 टीस्पून दिन में 2 बार लीजिए। तो और ये मखसूस आयाम के दौरान लीजिए। जब आपके मखसूस आयाम स्टार्ट हो पहले दिन से लेके 7 दिन तक, तो आप देखेंगे अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और ये पाउडर आप वैसे आम दिनों में भी ले सकते हैं, लेकिन जितनी बीमारियां मैंने बताई, ये बीमारियां अगर आपको हैं, आपके साथ ये मसाइल हैं, तो आप सिर्फ मखसूस आयाम में लीजिए। आपके मखसूस आयाम ख़त्म होंगे, उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड कराइए, तो आपको उसमें फ़र्क पता चलेगा इंशाल्लाह। ये इतनी अच्छी जड़ी बूटियाँ, और ये जड़ी बूटियाँ सदियों से इस्तेमाल होती आ रही। तो बहुत अच्छा फार्मूला था, मैंने कहा बता दूं बे औलादों की अगर दुआ मिल जाए, इससे क्या, इससे अच्छी क्या बात होगी। क्योंकि ये जो जितनी भी जड़ी बूटियां मैंने आपको बताई है, ये सब में काम करती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करती है, FSH को अगर रेज्ड है उसको कम करने में, LH अगर, मैंने एक फार्मूला बनाया, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कंसीव करने का मैंने एक फार्मूला बनाया, जब वो मेरे पेशेंट का वो फार्मूले से मैं ट्रीट करती हूँ। जैसे प्रोलेक्टिन आपका 14 पे आए, आप कंसीव कर लोगे।
LH आपका 2.3 3.5 और FSH आपका 6 या 5 के दरमियान हो, और आपका विटामिन D3 जिसकी मैं बात कर रही थी वो होना चाहिए 70 पे। जैसे यहाँ पे होते हैं सफिशिएंट हो जाता है तो छोड़ देते हैं, 30 पे छोड़ देते हैं। मैं कहती हूँ 70 पे ले जाओ खुद ब खुद, और सारी चीजें सही होंगी, आप कंसीव कर लोगे। तो मेरा ये फॉर्मूला है, मैं इस फॉर्मूले पे अमल करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जो पेशेंट है उनकी इस फॉर्मूले पे आ जाए तो उनको कंसीव हो जाता है। सही, ठीक है। और ये हम क्योंकि क्लिप डालेंगे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें जो प्रॉपर सारी नंबर की गेम्स हैं, ये मैंने ये फॉर्मूला बनाया है। डॉक्टर साहब आप भी उस पर बात कर सकते हैं। हार्मोन आपने लेवल्स अपने अच्छे रखेंगे तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी होने में आपको मदद मिलेगी, बिल्कुल इंशाल्लाह। साथ में दिखाएं, उसके साथ आपके जो स्ट्रेस लेवल है ना यहाँ से वो भी जरा कम होना चाहिए। हमारे साथ कॉलर एक और मौजूद हैं, नौरीन फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप नौरीन, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। आगे मध्यबाजी मैं मुजफ्फरपुर से बात कर रही हूँ, नौरीन फातिमा ना। जी जी नौरीन फातिमा, क्या पूछना चाहेंगी? ये गायनेकोलॉजिस्ट आपके साथ बैठी हैं और ये बल्कि साफी भी हैं। जी जी। तो मैंने ये बात कहनी थी कि ना मुझे ना आयाम के दिन में ना वो पेन होती है बहुत ज्यादा। आपको समझ आ रही होगी? जी जी बिल्कुल, जी जी तो समझ आ रही है। तो मैं ना पहले वो डॉक्टर से मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया हुआ है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। और ये उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी करवाए हैं, टेस्ट भी करवाए हैं। फिर भी इतनी मुझे तकलीफ होती है कि मैं पॉन्स्टान 4G लेती थी, डॉक्टर ने एडवाइस की। उसके बाद फिर अब मैं इंजेक्शन पे आ गई हूँ। अब इंजेक्शन मुझे लगता है तब जाके ये तकलीफ का मुझे वो होता है, दर्द खत्म होता है। मेरे पास मेरी माशाल्लाह से 2 बेटियां हैं, मैं कंसीव भी नहीं कर रही। तो मैं ये चाह रही थी कि आप कोई और आप कंसीव करना चाहती हैं? जी जी मैं चाहती हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं मेरे मियाँ नेवी में है, वो कराची में होते हैं, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप उधर चली जाएं उनके पास 6 माह तक। आप बिल्कुल ठीक हैं। मेरी बेटी जो दूसरे नंबर वाली है वो 7 साल की है। तो नाम एक जिसके अंदर में एक अबॉर्शन हुआ था, उसमें ही मुझे ये तकलीफ हुई है, दर्द की शिद्दत जो होती है। ओके तो प्लीज अगर आप मेहरबानी होगी, मैं आपके इस बहुत शौक देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा आपने जो अबॉर्शन बोला अपना, उससे पहले या जब मिसकैरेज आपका होगा उससे पहले आपको पेन होती थी मखसूस आयाम में? नहीं कुछ भी नहीं होता। अच्छा चलिए ठीक है डॉक्टर साहबा, क्या रीज़न हो सकती है? मदिया इन्होंने अल्ट्रासाउंड तो कराया है लेकिन कह रही हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सो अगर मेंसेस के दिनों में जैसे किसी को पेन हो रहा है तो कॉमन रीज़न तो एंडोमेट्रियोसिस होता है। एक तो अच्छा क्वालिटी का अल्ट्रासाउंड ज़रूर होना चाहिए। कभी कभी उसमें पिक नहीं हो तो MRI करा के भी हम देख सकते हैं। कभी कभी छोटे छोटे अगर डिपॉजिट हों जो अल्ट्रासाउंड में पिक ना हो रहे हों वो आपको पेन कर सकते हैं। तो उसका फिर ट्रीटमेंट यही है कि आपको सिंपल जैसे पेन किलर ये पॉन्स्टान 4 खा रही थी, इनको असर नहीं कर रहा, अब ये इंजेक्टेबल पे आ गई हैं। उसमें एक और चीज़ आती है, सपोजिटरीज आती हैं पेन किलर्स की। जैसे सबसे जो कॉमन चीज़ है जैसे वॉल्ट्रॉन की सपोजिटरीज आती हैं, वो आप उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं कि आपको वो एसिडिटी वगैरह ये सिम्टम नहीं करते हैं और 12 घंटे के लिए बहुत अच्छा पेन रिलीफ दे देते हैं कि आप सुबह शाम 5 दिन के लिए इस्तेमाल कर लें। और दूसरा पेन का एक ये होता है कि पेन का थ्रेशोल्ड होता है। आपको जैसे पेन क्यों होती है वैसे ये बताएं? बहुत से जो ख़वातीन शिकायत करती हैं, बच्चियां शिकायत करती हैं। देखें आपके अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, तो वो हार्मोन्स जो है इन्फ्लेमेशन करते हैं। सो आपकी यूट्रस है, ओवरीज है, जो पेरिटोनियम है, वहाँ पे जाके कभी कभी डिपॉजिट हो जाते हैं थोड़े ब्लड के, वो उनमें ब्लड जो है वो रिवर्स चल रहा होता है, स्पेशली जो एंडोमेट्रियोसिस वाली बच्चियाँ होती हैं। सो वो इन्फ्लेमेशन जब होती है तो नॉर्मली कहीं भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो तो वहाँ पे टिश्यू रिएक्शन होता है, वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, स्कारिंग होती है, तो ये सब चीज़ें पेन करती हैं। सही। तो उसका ट्रीटमेंट है ही पेन किलर। तो जैसे मैंने कहा कि पेन थ्रेशोल्ड होता है, आपको पेन हो दवाई आप फौरन ले लें। बहुत दफ़ा क्या होता है हम सोचते हैं अच्छा कि अभी सही हो जाएगा, हम चाय पी लें, कॉफी जैसे ये जो हम सर दर्द की दवाई इसमें ले लेते हैं या पेन किलर लोग कहते हैं मत लिया करें, तो कहते हैं नहीं बिल्कुल सेफ है। पैनाडोल है, आइबुप्रोफेन है, पॉन्स्टान 4 सबसे ज़्यादा मेफेनेमिक एसिड जो है, नहीं तो वॉल्ट्रॉन कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए साइड इफेक्ट हर चीज़ का होता है, ठीक है। आपको गैस्ट्रिक अपसेट कर सकता है, आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है, एसिडिटी होती है, लॉन्ग टर्म में पेन किलर्स के ये साइड इफेक्ट होते हैं। कहते हैं रुक जाता है। हाँ लेकिन कम से कम आपका दर्द तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव होगी, आप घर का काम कर सकते हैं, आप जॉब पे जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं। तो जैसे ओरल से अगर आपको गैस्ट्रिक कोटेड अब तो दवाइयाँ आती हैं पेन किलर, तो वो आपको इतनी एसिडिटी नहीं करती हैं। या आपको सपोजिटरी रख ली आपने स्टूल की जगह पे, पखाने की जगह पे रख ली,
तो वो आपके ये वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सारे उससे नहीं होते हैं। अच्छा। नहीं तो फिर हार्मोनल टैबलेट्स पे भी हम उनको डाल सकते हैं, लेकिन अगर इनका फर्टिलिटी का भी इशू है कि इनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो फिर इनको लग के प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए कि ताकि इनका फर्टिलिटी दो बच्चे हैं वो कहते हैं कि 7 ईयर्स से नहीं हो 7 ईयर्स से नहीं वो चाह रही हैं Secondary तो infertility। हाँ उन्होंने कहा कि मियाँ मेरे कराची में रहते हो कि नहीं ये भी होते। reason हो- ये भी आई थिंक यू शुड आल्सो कम टू कराची। आए आजकल कराची का मौसम बहुत अच्छा है, दोपहर में गर्मी होती है बस। अच्छा, ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा बच्चियां भी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है ना, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, तो हम लोग कहते हैं यूट्रस इंट्रोवर्टेड रिट्रोवर्टेड जिस तरह इस तरह की भी हो तो उससे भी दर्द बढ़ता है। तो उसके लिए होम्योपैथिक में पल्साटीला होम्योपैथिक की 30 पोटेंसी में बहुत अच्छी दवा है, और मैग्नीशियम फॉस मैगफॉस। अच्छा, और घर में जब मखसूस आयाम शुरू हो जाए बच्चों के, उनको पपीता खिलाएं। पपीता खिलाएं, पपीता खाने से उनका दर्द जो बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है ना, उसमें फ़र्क आता है। अच्छा तो ये करके देखिए, हॉट वाटर बैग गर्म पानी की सिकाई भी करें, उससे भी फर्क आएगा। अच्छा, आपने पपीते के हवाले से बात की जी, बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे लड़कियां कंसीव करना चाह रही होती हैं उनको मना भी किया उनको जाता है मना कि गर्म चीजें जो है वो ना खाएं, जिसमें पपीता भी आ जाता है, पाइनएप्पल भी आ जाता है। पाइनएप्पल और पपीता जो है बिल्कुल भी कंसीव अगर आपने किए शुरू के मंथ में बिल्कुल नहीं लेना, लेकिन 9th मंथ में कहते हैं कि 9th मंथ का आपका जैसे 9th मंथ स्टार्ट हो गया, 2nd वीक चला गया तो आप पपीता खा सकते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन अच्छा करने में आपकी मदद करता है। अच्छा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पीरियड्स में अगर आपको मखसूस आयाम में आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप पपीता खाएं। पपीता खाने से बहुत फर्क पड़ता है पेन में, आपको फिर पेन की टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। और पपीता लोगों को, लड़कियों को पसंद नहीं है। जैसे मैं कहती हूँ पपीता खाए तो फौरन मुंह बना लेती है, मैं कहा फिर दर्द की गोली खा लो। हाँ। फिर और दूसरा एक चीज़ कि आप उन दिनों में चाय कॉफ़ी अवॉइड करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, एंड एक्सरसाइज करें। हमारे यहाँ उल्टा होता है कि जी पेन हो रहा है तो आज एक्सरसाइज पे नहीं जाएंगे या वॉक पे नहीं जाएंगे, तो इनफैक्ट एक्सरसाइज से इम्प्रूव होता है आपका वो पेन, तो वो आप करें। और दूसरा यानी कि और एक्टिव रहे, एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए। और जो विटामिन ई है और जो इवनिंग प्रिब्रोज ऑयल, ये जो सिंपल सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, ये भी आपका पेन इंप्रूव करते हैं। कुछ सवालात है मेरे इवनिंग प्रिमरोज ऑयल को लेके भी, क्योंकि कहा जाता है कि चले 40 की बाद आप उसको कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप रोज मना कर देते कि नहीं लेना चाहिए। नहीं, इससे कोई मना तो नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिंपल सप्लीमेंट। ये आपके बहुत सारे जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं ना, जैसे मेंटल इरिटेबिलिटी है, ब्रेस्ट पेन होता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस जिसको कहते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, और जो स्पेशली आपको थोड़ी बहुत हॉट फ्लैशेस को भी इम्प्रूव करता है, डिस्मेनोरिया है जैसे मेंसेस की पेन, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करता है, तो इट्स अ गुड सप्लीमेंट। यानी कि रोज की बुनियाद पे ले सकते हैं। 500 mcg हो ना तो ले सकते हैं। फिर जैसे आप पेरीमेनोपॉज में या मेनोपॉज में चले गए तो डोज बढ़ा 1 ग्राम कर दें। हाँ, ओके ओके, ये चीजें ना डोजेज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और कॉलर हमारे साथ, आलिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आलिया? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मदिया, एक्चुअली मैं डॉक्टर बिल्किस और आपके पास गायनाकोलॉजिस्ट बैठी हैं, डॉक्टर सलवा। बात करना चाह रही। जी जी बिल्कुल। तो ऐसा ये है कि मैं बताती हूँ कि मेरी अपनी एज है 40+ है, ठीक है, और मुझे 3 ईयर से ना लास्ट ईयर से हार्मोनल डिसबैलेंस का इशू आ रहा है। तो उसमें ये है कि मेरे जो ना साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो डिस्टर्बेंस इस तरह से आती है कि 2-3 मंथ रेगुलर, देन फिर मतलब 1-2 मंथ का गैप आता है, देन फिर इस तरह की डिस्टर्बेंस आती है, फिर रेगुलर हो जाता है। मेरे जो टेस्ट है वो रिपोर्ट ठीक आ रही है, मतलब FSH टेस्ट था वो भी नॉर्मल है अभी तक ना। तो अब जो हुआ है लास्ट 3 मंथ से वो जस्ट मतलब ट्रेनिंग पे आ गया ना, तो वो 3-4-5 डेज ट्रेनिंग होती है। तो मैं डॉक्टर साहिबा से पूछना चाह रही हूँ कि मैं जो है क्या हार्मोनल थेरेपी की तरफ जाऊँ या मतलब नेचुरल प्रोसेस है या क्या है, काइंडली मुझे इसमें गाइड करिए। सही, ठीक है, ठीक। हाँ 40+ है। हाँ तो मदिया, एक ये 40 इज टू अर्ली के वो उनको मेनोपॉज तो नहीं हो रहा होगा ना, तो लेकिन अब मैंने सुना है कि मेनोपॉज आपको 30s में भी, पेरी मेनोपॉज तो आपको 30s में भी हो जाता है। हो सकता है। अब स्पेशली आजकल हम नोटिस करते हैं कि बहुत जल्दी ओवरीज जो है प्रीमेच्योर फेलियर की तरफ जा रही हैं,
वी डोंट नो द रीज़न। पोस्ट कोविड स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है नोटिस किया जा रहा है कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर लड़कियों को ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो उनके हार्मोन्स वो कह रही हैं ठीक है, अब आई डोंट नो, साथ में टेस्ट होने चाहिए, थायराइड का भी हो जाना चाहिए, प्रोलैक्टिन है, इंसुलिन स्पेशली अगर वेट गेन वगैरह हो रहा है, तो ये रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हों, या अल्ट्रासाउंड में कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं तो एक उनको एंडोमेट्रियल बायोप्सी करना चाहिए कि आपके यूट्रस के अंदर एक कैमरा डाल के हिस्टेरोस्कोपी करके देख लेते हैं कि अंदर यूट्रस में कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और बायोप्सी करके फिर हार्मोन पे यस व्हाई नॉट। अगर इनको इशू हो रहा है तो डाल प्रोसीजर है? नहीं, इट्स नॉट अ पेन, लाइक अ ट्रांसवेजाइनल स्कैन, इस तरह आप आउट पेशेंट भी कर सकते हैं, इट्स नॉट पेनफुल। और अगर आउट पेशेंट नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत पेशेंट्स जिनकी थ्रेशोल्ड ख़राब होती है तो उनको अंडर एनेस्थीसिया भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आप हार्मोन्स पे बिल्कुल डाल सकते हैं, उसमें कोई अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है तो फिर बिल्कुल उनको डाल सकते हैं, जिससे कि उनके ये प्रॉब्लम हल हो जाए। सही, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हर औरत को एक बात मैं कहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं कि ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बताऊंगी मखसूस आयाम, एक दफ़ा बहुत अच्छे आते हैं, एक दफ़ा थोड़े कम आते हैं, ये नेचुरल फिनोमेना है। लोग क्या करते हैं, अगर एक दफ़ा मतलब कि एक मंथ में 5 डेज आए, एक मंथ में 7 डेज आए, तो वो उसको भी काउंट कर रहे होते हैं। तो इतना काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की तरफ से होता है। तो ये अच्छा, दूसरी बात है कि जब HRT का कह रही थी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का कह रही थी, अगर नेचुरल HRT है तो मैंने आपको बता दिया शतावरी बूटी है। हाँ। तो आप शतावरी बूटी को जो है ना एज अ HRT ले सकते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पे आप शतावरी बूटी ले सकते हैं। चलो जी, मैं तो जा रही BTP यानी कि ब्रेक थेरेपी क्योंकि ब्रेक आ गई है और ब्रेक से मैं भाग नहीं सकती। थोड़ी सी ब्रेक के बाद बूटे का नाम लिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमने बांझपन के हवाले से अपने शो में बात की और कोशिश की, देखें हमारे पास एक तो वक्त की कैद भी होती है जिसमें हमने ये बात भी की कि सिर्फ बच्चियों में या ख़वातीन में बांझपन की प्रॉब्लम नहीं है, लड़कों में भी जो है वो इनफर्टिलिटी की काफ़ी इश्यूज़ हैं। और जैसे हमारी डॉक्टर अफीफ़ा में लाहौर से बता रही थी कि जो ज़्यादातर जो केसेस हैं वो बंदों के रिपोर्ट हो रहे हैं। क्यों? ड्रग्स कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसके बाद ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, काम के स्ट्रेस का लेवल भी है। फिर जैसे डॉक्टर सलवा बता रही थी कि जैसे आप लैपटॉप अपनी गोद में भी रख के, अच्छा ये सिर्फ बंदों के लिए, ख़वातीन भी जो लैपटॉप अपनी गोद में रखने से इज्तनाब करें, मेल्स का ज़्यादा, ठीक है। फिर जो काम कर रहे हैं, फिर मुसलसल एक लाइफस्टाइल में है कि आपने बैठ के ही आप लैपटॉप पे लगे हुए हैं और आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर जैसे परवीन आपने ने बात की कि जी एक टेम्परेचर का भी ख्याल करना होता है। अगर आप गर्म पानी से भी मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएं क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर भी बड़ा मैटर करता है। तो इसलिए प्लीज़ नेक्स्ट टाइम किसी लड़की को अगर आप भी कहें कि बेटा तुम अपना चेकअप कराओ, साथ में कोशिश करें कि अपने बेटे को भी बोलें कि बेटा आप भी अपना चेकअप कराएं, कि उस लड़की को सिर्फ आप इतना ट्रॉमा ना दें, दोनों को एक हेल्दी वे में अपना चेकअप कराना चाहिए। हमारे साथ एक केस स्टडी भी यहाँ पर मौजूद है। हाजिरा, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी शादी को जो है 8 इयर्स हो गए हैं ना, और शुरू में तो यह है कि मैं और मेरे हस्बैंड भी जाहिर सी बातें नहीं चाहते थे जैसे बेबी ना, तो 2 साल तक तो हम लोग ऐसे ही था कि अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। लेकिन फिर सास को भी था और फिर 2 साल के बाद जो है हम लोगों ने चाहा कि प्रेगनेंसी हो जाए, तो मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो फिर लेडी डॉक्टर से हमारा चेकअप भी हुआ मेरे हस्बैंड का ना, तो रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक थी, माइनर सा कुछ प्रॉब्लम था, थोड़ा टेस्ट वगैरह हुए और फिर उसके बाद मेडिकेशन की तरफ आए। लेकिन ये 3 साल के बाद जो है मैंने कंसीव किया, लेकिन 2 महीने बाद ही मेरा मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद से 8 इयर्स में तकरीबन 3 मिसकैरेज हुए हैं, कभी 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स, मतलब उसके बाद मतलब यानी कि प्रेगनेंसी रहती नहीं है। तो अभी लास्ट जो है मैंने कंसीव किया था 2 इयर्स पहले ना, अब उसके बाद नहीं हुआ है। और उसकी वजह से मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा, जैसे शादी पे मैं बहुत दुबली पतली थी, मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा गेन हुआ है ना। तो अब मुझे समझ में नहीं आता। जो लास्ट आपने कंसीव किया था 2 साल पहले, वो भी मिसकैरेज हो गया था मेरा। 3 मंथ्स के बाद हो गया था? 3 मंथ्स में। 3 मंथ्स में हो गया था जी। ओके ओके ओके। मैं डॉक्टर साहबा, मैं जैसे उन्होंने बताया कि ये बड़ा साइकोलॉजिकल तौर पे बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है कि आप, क्योंकि जब औरत एक मिसकैरेज से गुजरती है हम उसकी बात नहीं करते। मिसकैरेज का एक अपना पूरा ट्रॉमा है, चाहे उसके आगे बच्चे भी हो जाए, लेकिन वो एक मिसकैरेज का ट्रॉमा कहीं ना किसी औरत के इसमें रहता है।
सो क्या प्रॉब्लम हो सकती है इनको जिसमें बता रही हैं कि मतलब उसमें हमल फिर नहीं अगर कर इनके एक दो मिसकैरेजेस रिपीटेड हुए हैं तो फिर उसमें वो फिर बहुत सारे डिटेल्ड टेस्ट होते हैं जो हम देखते हैं कि स्पेशली अगर पहले के 3 महीने में मिसकैरेज हुआ है कि इनको कोई खून की प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसमें स्पेशली एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज के टेस्ट होते हैं। आपके हुए हैं जो ब्लड माइनर का मसला है, मतलब मुझे थैलेमिया माइनर है। हाँ माइनर है, लेकिन आपके हस्बैंड का ब्लड टेस्ट ठीक है उनका? हाँ हाँ उनका तो ठीक है। और कोई उनके आपके डिटेल टेस्ट हुए हैं जिसमें आपके जो खून गाढ़ा हो जाता है कुछ बीमारियों में, ऐसे कोई टेस्ट? नहीं इस तरह का तो वो कुछ बहुत भी सारे नहीं कुछ हुआ। बेटा ऐसे टेस्ट होते हैं जो कराते हैं, थोड़े से वो एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन वो डिटेल में ना आपकी हिस्ट्री के हिसाब से कराए जाते हैं। किसी को अगर रिकरेंट मिसकैरेज अगर 3 भी हो जाए ना उसके बाद भी 75% चांसेस होते हैं कि आपको नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी है कि आप पहले टेस्ट करा लें, रूल आउट कर लेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इलाज के काबिल है तो उसमें दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ इंजेक्शंस आते हैं जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी हम देते हैं खून पतला करने के, तो उससे अल्लाह का अगर हुक्म हो तो ज़रूर प्रेगनेंसी ठीक ठाक हो जाती है और चलती रहती है, ठीक है। तो वो आपके टेस्ट होने लाजमी है। सही। अच्छा मुझे बताएं, अक्सर ये भी होता है कि ब्लड ग्रुप्स का भी इशू होता है, उसमें कोई इंजेक्शन आता है, प्लीज डॉक्टर सरवास के बारे से बताइए। ब्लड ग्रुप का होता है, अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, जैसे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी और फादर का पॉजिटिव हो, तो क्या होता है कि बेबी या तो मदर का ब्लड ग्रुप लेगा या बेबी फादर का। सो अगर बेबी एंड मदर आर सेम तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर बेबी का ब्लड ग्रुप फादर जैसा हो जाए तो क्या होता है कि मदर के अंदर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। हमारे अंदर कुव्वते जो मुदाफ़त है वो उसको रिकग्नाइज करता है कि ये कोई फॉरेन बॉडी आ रही है हमारे अंदर, ठीक है। अगर बेबी का वो ब्लड ग्रुप हो तो वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है बॉडी उसको कि ये हटा दो। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में यूजुअली कॉम्प्लिकेशन नहीं होती हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा डिलीवरी हो गई, ठीक है, आपने इसको पिक नहीं किया, उसको प्रिवेंट करने के लिए इंजेक्शंस आते हैं, जैसे टेटनस का वैक्सीन लगता है, जी जी, इसी तरह वो वैक्सीनेशन आती है जो अब 28 हफ्ते पे प्रेगनेंसी में लगती है, फिर 32 हफ्ते पे लगती है, और डिलीवरी के बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक होता है। अगर बेबी पॉजिटिव है तो फिर दोबारा लगती है विदिन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी। लेकिन समहाउ खुदा ना खास्ता किसी में मिस हो गया, आपने ब्लड ग्रुप नहीं चेक किया, जैसे गांव में या घर में डिलीवरी हुई, तो उसमें क्या होता है उन औरतों में वो एंटीबॉडी बन जाती है। अब जब वो नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है ना तो क्या होता है मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है, या फिर प्रेगनेंसी में ना बहुत जल्दी प्रेगनेंसी में पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, बच्चे में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो बहुत जल्दी प्रेगनेंसी ज़ाया होना शुरू। तो ये ब्लड ग्रुप्स का देखिए यहाँ पे कितना लेन देन है यहाँ सिंपल पे। एक ब्लड ग्रुप टेस्ट है बस। तो ब्लड ग्रुप अपना टेस्ट वगैरह से करा लें। अच्छा ये जो मैं चाहती हूँ ज़रा इसको भी हम एड्रेस करें, ये जो मिसकैरेजेस होते हैं ये औरत की एक तो नफ्सियात पे भी और एक इस सलाहियत पे भी कि वो एक अच्छी माँ बन सके और वो कंसीव कर सके, कितना इफेक्ट डालती है? बहुत ज़्यादा। बेसिकली है ही सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू इसके बाद आता है कि वो बिल्कुल अपने आप को एक नाकाम इंसान कंसिडर करना शुरू कर देती कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो वही जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि उसको लगता है मुझ में नुक्स है, I am the one, yes, I मैं am the culprit one। हूँ, हाँ। और उसकी अपने ख्याल से ज़्यादा जो इसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उसको ये एहसास दिला दे तो है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपकी अपने अंदर की जो यकीन की सलाहियत है वो पहले से अगर स्ट्रॉन्ग होगी ना तो शायद आप इस मरहले को भी अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस शुरू से ही जो है ना इंसान को इस पर ख्याल रखना क्योंकि चाहिए। लोग कुछ नहीं करेंगे। परवीन आपा मुझे बताएं, आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी उस औरत के साथ जस्ट है जो बे औलाद है? क्योंकि मैंने अक्सर जगहों पे देखा है कि अगर गोद भराई की रस्म भी हो रही होती तो वो औरत नहीं, जी वो औरत जो कि तलाक याफ्ता हो या जिसका मियाँ ना हो या वो जो बे औलाद हो उसको वो आके रस्म नहीं करती। गोद भराई के अलावा वो शादी की रसूमात में भी वो आगे बढ़ चढ़ के लोग बड़े बहुत डिस्करेज करते हैं। तो ये तो हमारे माशरे की एक बुरी शक्ल है। तो ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है कि किसी को औलाद दे, किसी को औलाद न दे, किसी का शौहर मर गया, उसमें उस खातून का क्या कसूर है? मतलब अब तो मैंने देखा है कि वो औरतें जो इस तमाम प्रोसीजर से गुजरती हैं वो खुद पीछे हट जाती हैं और इतना उनको डिस्करेज किया जाता है कि वो अब आदी हो गई हैं। अब मैंने बहुत सी औरतें ऐसी देखी हैं कि अगर बेवा है या डिवोर्सी है या बच्चा नहीं हुआ है वो इन रसूमात से एकदम खुद को हटा लेती हैं। एग्जैक्टली हमने अल्लाह ताला की जो इख्तियार वाले मामलात हैं ना वो अपने हाथों में ले ली। बिल्कुल मुझे लगता है ये जो दायरा इख्तियार वाली बात है ना, बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं जो कि अल्लाह का इख्तियार है। बिल्कुल हमें अपनी हिम्मत करनी है। उस औरत का क्या कसूर? हमारे माशरे में ज्यादातर जो चीजें बुराइयां हैं वो औरतों के सर थोपी जाती हैं, हर चीज। इसलिए अब औरतें जरा आजाद हो गई हैं। मतलब
आप देखें ना, अब औरतें जो हैं वो मर्दों की इतनी परवाह नहीं करने लगी हैं। उसकी मेन वजह ये है कि औरतों को हमेशा दबाया गया और हमेशा उन्हीं को मूरद इल्जाम ठहराया गया हर चीज में। अगर तलाक देते हैं तो कहते हैं इसका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, इसका कैरेक्टर खराब है। बच्चा नहीं होता, कहते हैं ये बात थी। तो ये औरत को तो अजल से हमारे माशरे में हमेशा हर चीज का मुर्द इल्जाम हर चीज का मुर्द इल्जाम ठहराया ये औरत वो है जिसके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए चादर अपनी बिछाते थे। मैं एक पढ़ी लिखी घर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा बेटा जब 6 साल का था वो ड्रॉप आउट हुआ। बच्चा ना होना तो बहुत बड़ी बात है। बच्चा अगर परफॉर्म नहीं कर रहा स्कूल में तो वो उस्ताज़ा कराम ने मुझे बोला कि आप नौकरी करती हैं तो आपके बच्चे का मसला है। ये भी मॉम शेमिंग देखा ये। तो ये जो शेमिंग थी ना मेरे लिए, आप यकीन करें इस फील्ड में आने की, शायद नफ्सियात के फील्ड में आने की बहुत बड़ी वजह सबसे पहले अपने आप को निमटना था कि मैं जिस पेन से गुजर रही थी कि यार मेरी बड़ी बेटी तो टॉप करती है, उसका किसी ने नहीं बोला, लेकिन बच्चे का मुझ पे वो बुराई आप पे आती है। बच्चा अगर सही नहीं होता जी वो भी खुद वो उसको कहते हैं फील माँ किया ने है। तो तरबियत बच्चा नहीं तो नहीं है तो फिर तो बहुत बड़ा धब्बा है आपके ऊपर ना। लेकिन आप अपनी खुद एतमादी को जाने मत दें और जितना अपने ऊपर सुकून से काम कर सकते हैं ज़रूर करें। बाकी मौजज़ात होते हैं, हमने होते हुए देखे हैं। बेशक अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो मौजूद इख्तियार वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना यकीन ज़रूर रखें। हमारे साथ कॉलर मौजूद है नजमा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नजमा जी क्या कहना चाहेंगी? मैंने ये कहना है कि मेरी ना शादी को 14 साल हो गए हैं। जी जी। तो बच्चा नहीं हुआ। अच्छा। तो मैंने मतलब शुरू में टेस्ट वगैरह करवाए थे तो उन्होंने यही बोला था कि आपकी ना एग क्वालिटी मतलब छोटी है। अच्छा। तो फिर मेडिसिन वगैरह भी खाई और भी बहुत सारे इलाज करवाए पर अभी तक नहीं हुआ। अच्छा। उम्र आपकी एज क्या है नजमा? 35 है। अच्छा ठीक है। 14 साल इनकी शादी को हो गए। हाँ देखिए इसमें अगेन ऐसे ही कि मेल मतलब कि इनके हस्बैंड और इनका दोनों का टेस्ट तो लाज़मी। अच्छा आपके मियाँ का टेस्ट हुआ था नजमा जी? कॉल ड्रॉप चली गई है। हेलो नजमा जी आपके हस्बैंड का टेस्ट हुआ था? नहीं हुआ उनका टेस्ट, वो बिल्कुल ठीक है। मेरे भी मतलब उन्होंने बस डॉक्टर ने ये बताया था कि मतलब कि एग क्वालिटी ना वो छोटी है। अच्छा आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। ये मसला मेरे में ही है जो उन्होंने अज्यूम कर लिया कि वो ठीक। मसला मेरे में है। मैं देखती हूँ खवातीन में से बाकी कहती कि मसला मेरे में है। नहीं कोई मसला नहीं है एक क्वालिटी का। जैसे हमने EPO की बात की, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल की बात की। अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने आप को टाइम दें, मी टाइम दें। और मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं ना अपने मजहबी इबादत ज़रूर करें। कामिंग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा जैसे हम अभी यहाँ पे इतनी चीज़ें बताई हैं, प्लीज़ इनको कीजिए। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। मैं जो मेरी बहन यहाँ पे हाजरा मौजूद है, मैं उनके लिए टिप्स लेना चाहती हूँ कि ये क्या देखिए जो इनका वो है ना, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बिल्कुल ये कराने चाहिए। टेस्ट कराने के बाद हमारी पैथी में, मैं अपने स्कूल ऑफ थॉट से बात करूंगी, हमारी स्कूल ऑफ थॉट में इसको अट्रा की बीमारी कहते हैं कि बार बार मिसकैरेजेस होना। ठीक है, सारे टेस्ट कराने के बाद जो बेटा यहाँ पे चीज़ें बताई हैं बहुत अच्छी हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। और उसके अलावा अपनी ज़िंदगी से चीनी ख़त्म कर, चाइनीज़ चीज़ें ख़त्म नहीं करें, लेकिन चीनी, शक्कर, गुड़ आप ख़त्म कर दीजिए। तो और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम कीजिए, क्योंकि मैं अपनी मिसाल दूँ, मेरी बेटी के 10 साल बाद मुझे बेटा हुआ था, तो मुझे हर महफिल में टिप्स दिए जाते थे। और पता है औरतें क्या कहती थी, पढ़ी लिखी जाहिल औरतें मुझसे कहती थी, एक अंडा वो भी गंदा। मेरी बेटी को सोचो, मैं आपके सामने बैठी हूँ, और मुझे दूसरों को बताती हैं, दूसरों को तो बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। आपका मतलब कि मुझे बिठा के बाकायदा बच्चों के बारे में बात होती थी। और मैं आपको बताऊं कि मैं मतलब कि ज़रूरी नहीं कि जिसकी एक औलाद हो तो वो नहीं। बेटी थी ना, बेटी के बाद मैं भी इन सारी चीज़ों से 10 साल गुजरी हूँ, 10 साल गुजरी हूँ। ये इल्जाम भी आपके सर होगा कि बेटी है तो ये बेटी पैदा। और कुछ लोग कहते थे कि हमने तो अपने हस्बैंड को 2 बेटे दिए, एक हाथ पे सोता है, एक हाथ पे सोता है। मैंने ऐसी बातें सुनी है। मुझे कुछ मैं नहीं वो करती, मैं अल्लाह पे बहुत यकीन करती हूँ। शुरू में मुझे भी एंजाइटी, टेंशन हुई, लेकिन अभी तो वो साहिब औलाद हैं आप। हाँ, तो सोचो कि मेरे साथ हुआ, लेकिन
अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। अगर आपके लिए अल्लाह ताला ने औलाद दी है, कोई छीन नहीं सकता। और अपना इलाज जरूर कराएं, किसी भी पैथी में कराएं, हस्बैंड के भी, हाँ। और हस्बैंड के भी टेस्ट करवाएं जरूर। और क्रोमोसोम का टेस्ट भी होता है ना डॉक्टर साहबा, अगर बार बार अगर मिस कैरेजेस हो रहे होते हैं तो कुछ टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव होते तो लोग कराते नहीं है। तो आप देखें कि नुक्स किस में है ना, तो ये वाली चीजें जरूरी होती हैं ताकि आपका इलाज हर पैथी में, होम्योपैथिक में भी है, हर्बल में भी है, एलोपैथिक में भी बस है। प्रॉपर तशख़ीस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और अपना यकीन, अपना यकीन ये ना छोड़ें आप। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ इंडियन गाने मुझे बहुत पसंद है, बहुत माजरत के साथ। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो याद बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक चीज़ लेकिन और मैं क्या अगर गैप लिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग जिनकी अरेंज मैरिज होती है वो कहते हैं चल हम पहले ना अब, और लोग चाहते भी कि हम एक साल जरा एक दूसरे को देख भी लें, सो क्या इज इट नॉर्मल, इज इट फाइन, या क्या ये होना चाहिए? देखिए गैप लेना इट्स अ कपल्स डिसीजन बेसिकली, कि बच्चा कब पैदा करना है, क्या करना है, दैट, और हर किसी के सर्कमस्टेंसेस फ़र्क होते हैं। सो गैप लेना इज़ ओके अगर आपकी सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अगर आपको पहले से इश्यूज़ हैं, फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, PCO है, तो फिर आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि हम कहते हैं कि फिर इसमें डिले ना करें। आखिरी 30 सेकंड। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शादी से पहले जो कपल है उनका टेस्ट हो जाए, ताकि पता चल जाए कि क्या है? लेकिन अगर लव मैरिज है तो कुछ भी होगा, शादी तो करनी पड़ेगी। बात बिल्कुल सही है, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो चाहे आपकी लव मैरिज हो, हमारी दुआ ये है कि आपकी तो छोड़ सकते हैं, लव नहीं छोड़ सकते। आपकी शादी बेहतरीन चले, कामयाब चले, अल्लाह पाक आपको साहिब औलाद करे। लेकिन एक बात प्लीज़, अल्लाह पाक ने कुरान में खुद कहा है कि मैं तुम्हें औलाद दे के भी और ना दे के भी आजमाता हूँ, तो आजमाइश को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, आप इतने इलाज अब आपके सामने मौजूद भी, आप इलाज भी करा सकते हैं, लेकिन आजमाइश के पहलू को भी जहन में ज़रूर रखिएगा। होगी तो भी एक आजमाइश है, नहीं भी होगी तब भी आजमाइश है। अल्लाह पाक हमें लोगों की ऐसी बातों से जो हमें हर्ट करती है महफूज रखे, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।